हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसेस गुंजन ओझा फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज छुरा। हमारा आज का टॉपिक है ब्लड कोएगुलेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक ओवरव्यू समझते हैं कि क्या चीज़ है। ब्लड क्लॉटिंग बेसिकली हमारे शरीर के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की प्रक्रिया है जो कि वाटर और सॉल्ट्स के लॉस को रोक करके हमारे ब्लड वेसल्स में हुए नुकसान को रोक लेता है। इसमें हम बिगिन करते हैं इसका सिनॉप्सिस देखते हैं। इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो आएगा आपका इंट्रोडक्शन, क्लासिकल थ्योरीज, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ क्लॉटिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग जिसमें दोनों पाथवेज रहेंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, फिर अटेनिंग होम्योस्टेसिस, फिर उसके बाद एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म रहेगा, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को, और लास्ट में नेचुरल इनहिबिटर्स ऑफ कोएगुलेशन। इंट्रोडक्शन, जैसा कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं देख करके, इस टॉपिक को ऑलरेडी आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ये एक केमिकल डिफेंस है हमारे शरीर का ब्लड लॉस के लिए। ब्लड जब भी चोट लगती है तो ब्लीडिंग होने के समय पर 5 से 8 मिनट के अंदर उस जगह पर क्लॉटिंग हो जाती है ताकि ब्लड फ्लूइड का, बॉडी के फ्लूइड का लॉस ना हो। नॉर्मल कोर्स में ब्लड कोएगुलेट नहीं होता है क्योंकि हमारे आसपास के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ रहते हैं उनके अंदर मास्ट सेल रहते हैं और मास्ट सेल में प्लाज्मिन होता है और प्लाज्मिन फाइब्रिनोलाइसिस का काम करता है। नॉर्मली जब तक बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कवर नहीं किए गए थे, साइंटिस्ट्स का व्यू था कि क्लॉटिंग जो है वो 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। पहला फेज होता है थ्रोम्बिन यानी थक्के का निर्माण होना, और दूसरा स्टेज होता है फाइब्रिन यानी कि धागेनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण होना। ये धागेनुमा स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर क्लॉट फंस जाता है और ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे चाय की छलनी पर आप चाय छान दें तो चाय की छलनी फाइब्रिन नेटवर्क और जो पत्ती उस पर अटक जाएगी वो थ्रोम्बिन नेटवर्क, उस प्रकार से क्लॉट का निर्माण होता है। क्लासिकल थ्योरीज सेकंड पॉइंट हमारा आज का, उसमें सबसे पहले थ्योरी दी थी बेस्ट एंड टेलर ने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लड प्लेटलेट्स का कोई रोल नहीं था क्लॉटिंग के लिए। इन्होंने बताया कि प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि टिश्यूज से रिलीज हुआ है, वॉर्न आउट टिश्यूज से, फटे हुए टिश्यूज से, डैमेज टिश्यूज से, उससे थ्रोम्बिन का निर्माण होता है। थ्रोम्बिन ए का मतलब है एक्टिव थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन के ऊपर कार्य करेगा और थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन मिलकर के फिब्रिन का निर्माण करेंगे और ये फिब्रिन जो है इसके अंदर थ्रोम्बिन फंस जाएगा। फिब्रिन यानी कि चाय की छलनी और थ्रोम्बिन यानी कि पत्ती, और इस तरीके से वहाँ पर क्लॉट का निर्माण हो जाएगा। एक बार क्लॉट का निर्माण होगा तो ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा। लेकिन ये बहुत पुराने व्यूज़ थे, धीरे धीरे डिस्कवरीज हुई, चीज़ें आगे बढ़ी, सेकेंड थ्योरी सामने आई, फर्ल्ड एंड स्पायरो की थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज होता है ब्लड सेल्स के द्वारा। पहले आपने देखा था प्लेटलेट का कोई रोल नहीं था, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थ्रोम्बोकाइनेज का रिलीज होगा। जब भी कभी प्लेटलेट ब्लड सेल्स के साथ रिएक्ट करते थे तो उन्होंने थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम रिलीज किया जो प्रोथ्रोम्बिन के साथ रिएक्ट करता है। थ्रोम्बोकाइनेज रिएक्ट करता है और प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर एक्शन करता है। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव थ्रोम्बिन में। ये एक्टिव थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन के साथ रिएक्ट करता है और फिब्रिन का निर्माण करता है, धागों का निर्माण करता है। अगेन फिर वही लास्ट रिएक्शन जो आपने पहले पढ़ी थी, फिब्रिन और थ्रोम्बिन का रिएक्शन होगा तो इससे क्लॉट का निर्माण होता है। समय के साथ डेवलपमेंट्स हुए, थर्ड थ्योरी फॉरवर्ड आई, हॉवल्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रिप्टेज एंजाइम काम करता है जो कि थ्रोम्बिन के निर्माण में हेल्प करता है। ये बताता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो जाइमोजन के रूप में इनएक्टिव फॉर्म में प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में सेल के अंदर पड़ा रहता है, ब्लड के अंदर पड़ा रहता है। उसके ऊपर डैमेज टिश्यूज और प्लेटलेट्स रिएक्शन करते हैं और जो कैल्शियम ब्लड के अंदर है वो सब चीज़ें मिलकर के रिएक्ट करती हैं और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को कन्वर्ट करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन में। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन के ऊपर ट्रिप्टेज एक्शन करता है और इसकी सहायता से प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन के कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। एक बार ये बन जाएगा उसके बाद ये थ्रोम्बिन का निर्माण कर लेता है, ये कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बिन बनाता है और थ्रोम्बिन फिर जो है फिब्रिनोजिन के ऊपर एक्ट करता है और फिर वही रिएक्शन होगी, थ्रोम्बिन और फिब्रिन की जो रिएक्शन होकर के क्लॉट निर्माण होता है वही चीज़ यहाँ पर निर्मित होगी। फिर लोग इससे सेटिस्फाई नहीं हुए, फर्दर समय के साथ डिस्कवरीज हुई। मोराविट्स ने 1905 में थ्योरी फॉरवर्ड की, एक थ्योरी रखी जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है और फिब्रिनोजिन
जो कि नॉर्मल कोर्स में हमारे शरीर के अंदर उपस्थित है, इन तीनों चीज़ों के नॉर्मली रहने से कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ब्लड फ्लो जो है नॉर्मल चलता रहता है बिना क्लॉट के। लेकिन अगर टिश्यू में डैमेज होगा या वेसल में डैमेज होगा, नॉर्मल कोर्स में भी चलते हुए ब्लड में अगर कोई डैमेज हुआ है, ब्लड वेसल में कोई डैमेज हुआ है, तो यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज होगा। तब क्या रिएक्शन हो जाएगी? प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ रिएक्ट करेगी और थ्रोम्बिन का निर्माण करेगी। फिर ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन के साथ रिएक्ट करेगा, फिब्रिन फाइबर का निर्माण करेगा। इस प्रकार से थ्रोम्बिन और फिब्रिन मिलकर के क्लॉट का निर्माण करेंगे। बाद में लेटर ईयर्स में जब डिस्कवरीज होती गई तो लोग सेटिस्फाई नहीं हुए केवल इन फैक्टर्स से, तो फिर बहुत सारे फैक्टर्स की डिस्कवरी हुई जिन्हें 13 फैक्टर्स कहा जाता है। वो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इन 1954 डिजाइन 13 फैक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन रोमन न्यूमरल्स। इनमें सभी जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी लिवर के द्वारा, यकृत के द्वारा सिक्रेट होते हैं, एक्सेप्ट फैक्टर 3 और फैक्टर 4। फैक्टर 3 है थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि टिश्यूज से रिलीज होता है, और 4th है कैल्शियम जो कि भोजन के द्वारा हमारे रक्त में रहता है। उसके बाद सभी फैक्टर्स प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होते हैं। जब कभी हम हमारे ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं तो ब्लड में हम ये पढ़ते हैं कि सॉलिड मैटर और प्लाज्मा मिलकर के ब्लड का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हम प्लाज्मा में से फिब्रिनोजिन निकाल दें, यानी कि घुला हुआ प्रोटीन जो कि फाइबर का निर्माण कर रहा है, उसको हटा दें और फैक्टर 2nd, 5th और 8th हटा दें, तो जो बचेगा लिक्विड वो सीरम कहलाता है। अब प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने वाले होते हैं, फिब्रिनोजिन जो कि प्रिकर्सर है फिब्रिन बनाने का, एंटीथ्रोम्बिन 3 जो कि इनहिबिटर है इंट्रिंसिक कोएगुलेशन सिस्टम का, ये एक अल्फा ग्लोबुलिन है और इसका मेन काम होता है कि ये थ्रोम्बिन के साथ रिएक्ट करके और उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है। इसका मतलब ये है कि एंटीथ्रोम्बिन, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि इसका काम थ्रोम्बिन से ऑपोजिट होगा। थ्रोम्बिन थक्का जमाएगा और ये थक्का जमने से रोकेगा। और फिर अगला प्रोटीन है प्रोटीन सी जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। इनहिबिशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इसका फंक्शन है। अब फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से थे। पहला फैक्टर फिब्रिनोजिन जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है, बहुत पहले से चला आता है, आप पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से थ्योरीज में। ये ग्लाइकोप्रोटीन है, 1845 में वर्काओ ने इसको दिया था। सेकंड फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन, एक्टिवेशन करता है ये फैक्टर 1, 5th, 7th, 8th, 11th एंड 13th का। थर्ड फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि 1905 में डिस्कवर किया गया था और ये फैसिलिटेट्स करता है कोएगुलेशन को, थक्का जमाने में सहायता करता है। फोर्थ फैक्टर है कैल्शियम जो कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। फिफ्थ है प्रोएक्सिलरीन, 1947 में डिस्कवर हुआ, इसका कार्य होता है 9th और 10th फैक्टर को एक्टिवेट करने का। 5th के बाद डायरेक्टली फैक्टर 7th है, इसके बीच में फैक्टर 6 नहीं है क्योंकि फैक्टर 6 की कोई यूटिलिटी नहीं थी, इसलिए इंटरनेशनल कमिटी ने उसको रिमूव कर दिया। फैक्टर 7 प्रोकन्वर्टिन 1949 में डिस्कवर हुआ और इसका सिंथेसिस जो है वो विटामिन के डिपेंडेंट है। अगला फैक्टर है फैक्टर 8 जिसको AHF या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं, 1950 में डिस्कवर हुआ था। फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर कहलाता है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी जो कि 1952 में डिस्कवर हुआ था, इसका भी सिंथेसिस विटामिन के ऊपर डिपेंड करता है। अगला फैक्टर है स्टुअर्ट फैक्टर जो कि 1956 में डिस्कवर किया गया था, इसका सिंथेसिस भी विटामिन के पर डिपेंडेंट है। इस तरीके से आपने देखा कि 3 फैक्टर्स जो हैं विटामिन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं उनका सिंथेसिस, मतलब अगर विटामिन के आपके ब्लड में होगा तो ही इनका सिंथेसिस हो पाएगा, अदरवाइज हीमोफिलिक वाला टेंडेंसी आने का प्रॉब्लम होता है ब्लड में। अगला फैक्टर है फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट PTA या फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C जो कि 1953 में डिस्कवर हुआ था। अगला फैक्टर है फैक्टर 12 हेगमैन फैक्टर, 1955 में डिस्कवर हुआ था और इसका मेन काम होता है ये फैक्टर 11 को सर्कुलेट करता है ब्लड के अंदर। फैक्टर 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर FSF या फिर लैकी लोरेंट फैक्टर 1961 में डिस्कवर हुआ था और ये हार्ट क्लॉट के निर्माण में सहायता करता है। यानी इसका जो फंक्शन है वो सबसे लास्ट वाले स्टेप पर आता है जो कि हार्ट क्लॉट के निर्माण में सहायता करता है। इन फैक्टर्स के अलावा कुछ और क्लॉटिंग फैक्टर्स ढूंढे गए लेटर ईयर्स में, 1961 के भी बाद में, जिसमें प्री कैलिक्रीन या
फ्लेचर फैक्टर, जो कि 1965 में डिस्कवर किया गया था, और इसका मेन काम था ये काइनिन्स को एक्टिवेट करते हैं। काइनिन्स वो प्रोटीन होते हैं जो कुछ एक्टिविटी करते हैं, जो सेल्स के मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद काइनिनोजेन या फिट्जगेराल्ड फैक्टर 1976 में डिस्कवर किया गया, और ये प्रेजेंट होता है यूरिन में, और इसका मेन काम होता है वेसोडाइलेशन का। वेसोडाइलेशन का मतलब होता है ब्लड वेसल को लूज करने का, ताकि उस जगह पर ब्लड का फ्लो बढ़ सके, ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो बढ़ सके। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो पाथवेज बने हुए हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे प्लाज्मा के अंदर चलता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे प्लाज्मा से बाहर चलता है। कहने का मतलब ये कि अगर आपके शरीर में छोटी मोटी कोई डैमेज हुआ है एंडोथीलियम को या ब्लड वेसल को, तो वो रिपेयरिंग का काम जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे करेगा। लेकिन अगर टिश्यू डैमेज हुआ है, किसी कारण से कट लगा है, चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, कहीं पर लंबा चौड़ा कट लगा है, उस जगह पर थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, तब एक्सट्रिंसिक पाथवे से क्लॉटिंग होगी। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो आप फोर्थ स्टेप पर देख सकते हैं कि 10th फैक्टर एक्टिवेटेड 10th फैक्टर में कन्वर्ट हुआ है। तो बेसिकली इंट्रिंसिक पाथवे भी आकर के 10th को ही एक्टिवेट करेगा, और एक्सट्रिंसिक पाथवे भी आकर के 10th फैक्टर को ही एक्टिवेट करेगा। यहाँ पर इंट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले जब काइनिनोजेन रिलीज होता है, उसके साथ कैलिक्रीन, ये दोनों फैक्टर्स जब एक्शन करते हैं 12th फैक्टर के ऊपर, तो उससे 12th फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। फिर इसके ऊपर वापस से काइनिनोजेन एक्शन करके 11th को एक्टिवेट करता है, 11th फैक्टर एक्टिव हो जाता है। तो सबसे पहले काइनिनोजेन और कैलिक्रीन ने मिलकर के 12th को एक्टिवेट किया, काइनिनोजेन ने 11th को एक्टिवेट किया। वंस 11th इज एक्टिवेटेड, इट विल एक्टिवेट फैक्टर 9th। एक बार 11th फैक्टर एक्टिवेट हो गया, उसके बाद ये 9th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, और 9th फैक्टर फाइनली 10th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। इस जगह पर आकर आपका इंट्रिंसिक पाथवे अभी रुका हुआ है। इसी तरीके से एक्सट्रिंसिक पाथवे, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा उससे, और 7th फैक्टर उससे एक्टिवेट हो जाएगा। यानी 3rd फैक्टर और 7th फैक्टर ने मिलकर के 10th फैक्टर को एक्टिवेट किया है। एक बार आपका 10th फैक्टर एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पर प्लेटलेट्स और कैल्शियम मिलकर के, PL यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट और कैल्शियम मिलकर के 5th फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे, और 5th फैक्टर फिर कन्वर्जन करेगा थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन से कन्वर्जन हो जाएगा थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन अगेन फिब्रिनोजन के ऊपर काम करेगा। फिब्रिनोजन घुला हुआ प्रोटीन है ब्लड के अंदर, जो कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन में। एक बार फिब्रिन बनने के बाद थोड़े से धागे जैसे स्ट्रक्चर इकट्ठे हो जाएंगे, और उसमें थ्रोम्बिन जाकर के रुक जाएगा। ये टेम्परेरी प्लग है, या इसको प्लेटलेट प्लग कहते हैं। अब इस प्लेटलेट प्लग के ऊपर फैक्टर 13 काम करेगा, और फैक्टर 13 इसको काम करके बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बना देगा इन फाइब्रिन्स के अंदर, और बहुत एक नेटवर्क बना देगा चाय की छलनी जैसा, और फिर यहाँ पर जाकर के आपका क्लॉट प्रॉपर बन जाएगा। तो ये हुआ आपका एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे। लेकिन एक्सट्रिंसिक पाथवे में आप देख रहे हैं टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर नाम का भी एक TFI एक फैक्टर होता है। ये फैक्टर रिलीज होगा, जिस समय अगर ये फैक्टर रिलीज हो जाएगा तो ये 7th के फंक्शन को रोकेगा, और 7th के फंक्शन के रुकने के बाद में ये 10th के ऊपर काम करेगा, 10th के फंक्शन को रोक लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग है। अब है नेक्स्ट अटेनिंग होम्योस्टेसिस। अब मान लीजिए चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद में किस तरीके से आपके होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगी आपकी बॉडी, तो उसमें 4 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप है उस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, पहला है वेस्कुलर स्पैज्म। स्पैज्म का मतलब होता है मरोड़ आना। तो सबसे पहले जब आपके चोट लगेगी तो ब्लड वेसल के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मतलब उसमें तनाव बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सीरोटोनिन नाम का केमिकल रिलीज हुआ है। नर्व के रिफ्लेक्सेस आएंगे, मसल्स के रिफ्लेक्सेस, मसल के कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, तो उस जगह पर आपको पेन होगा। तो कहने का मतलब ये कि जिस जगह पर ब्लड वेसल को चोट लगी है उस जगह पर ब्लड वेसल सिकुड़ जाएगी, वहाँ पे नर्व के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो भी होंगे, और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, जिसके कारण से उस पर्टिकुलर जगह पर पेन भी होगा, स्वेलिंग भी आएगी। फास्टर द कॉन्ट्रैक्शन फास्टर इट स्टॉप ब्लीडिंग। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होंगे, जैसे सिकुड़ना स्टार्ट होगा, वैसे ही ब्लीडिंग रुकना कम हो जाएगा। इफ़ लॉन्जिट्यूडनल और इरेगुलर कट ब्लीड कंटिन्यूसली। अगर कट छोटा मोटा है जब तो रोक लेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ब्लीडिंग को
स्टॉप करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर लंबा कट लगा हुआ है या इरेगुलर कट है तो ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस अटेन करने के लिए सबसे पहला स्टेप है वस्कुलर स्पैज्म, दूसरा है प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होना। अब यहाँ पर प्लग का निर्माण होगा। अगर स्मॉल होल होगा, कोई छोटा सा छेद हुआ है अगर आपकी ब्लड वेसल में, या क्रिवाई से छोटा सा क्रैक है, तो वो प्लेटलेट प्लग के द्वारा पैक हो जाएगा। अगर बड़ा कट होगा तो वो बड़े कट में प्लेटलेट का प्लग प्लस थ्रोम्बिन जो थक्का जमा है, जो भी आपने पढ़ी है थ्योरी में कि थ्रोम्बिन बन रहा था प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, तो प्लेटलेट प्लग और थ्रोम्बिन मिलकर के उस बड़े छेद को पैक करेंगे। तीसरा स्टेप है कोएगुलेशन। अब उस जगह पर कोएगुलेशन हो जाएगी। कोएगुलेशन के लिए स्मॉलर होल्स गेट रिपेयर्ड इन 1 to 2 सेकेंड एंड बिगर इन 15 to 20 सेकेंड। छोटा सा छेद है तो 1 से 2 सेकेंड के अंदर वहाँ पर वो ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश कर लेगा, क्लॉटिंग आ जाएगी। और बड़ा है तो 15 से 20 सेकेंड लगेगा। अब एंडोथीलियम ऑफ डैमेज ब्लड वेसल प्लस एक्टिवेटर सब्सटेंस प्लस प्रोटीन ऑफ ब्लड स्टार्ट कोएगुलेशन। यहाँ पर कोएगुलेशन स्टार्ट होगा किस किस चीज़ के कारण? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, जो आपकी ब्लड वेसल है उसमें से कुछ फैक्टर्स रिलीज होंगे जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, एक्टिवेटर सब्सटेंस उस जगह का, और प्रोटीन ऑफ ब्लड, जो भी ब्लड के अंदर प्रोटीन है वो सब मिलकर के कोएगुलेशन करेंगे। और लास्ट इसका फोर्थ स्टेप है कंप्लीट क्लॉट फॉर्मेशन। अब जो है वहाँ पर कंप्लीट क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। जो भी चोट वाली जगह पर है जहाँ पर क्लॉट हो रहा है, कोएगुलेशन हो रहा है, वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज इकट्ठे हो जाएंगे और फिब्रोब्लास्ट जब तक ग्रो करेगा जब तक कि वहाँ पर प्रॉपर क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अभी तक हम पढ़ रहे थे क्लॉटिंग का मैकेनिज्म। अब है एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म। मतलब अगर मान लीजिए क्लॉट आ ही गया है तो उसको फिर घोलने का भी काम किया जाएगा, नॉर्मल की तरफ भी ब्लड आएगा, तो एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो ब्लड के क्लॉट को किस तरीके से घोला जाता है? हमारे ब्लड के अंदर 2 केमिकल्स रहते हैं, एक रहता है थ्रोम्बोएक्सेन और दूसरा है प्रोस्टासाइक्लिन। थ्रोम्बोएक्सेन का काम होता है प्लेटलेट का एग्रीगेशन करना, गुच्छा बनाना, और प्रोस्टासाइक्लिन का काम होता है उस गुच्छे को तोड़ने का। तो अगर नॉर्मल कोर्स में देखा जाए तो ये दोनों जो है बैलेंस बना के रखते हैं, थ्रोम्बोएक्सेन और प्रोस्टासाइक्लिन। जब इन दोनों का बैलेंस रहता है तो नॉर्मली ब्लड में क्लॉट नहीं आता। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि इनका फंक्शन एंटागोनिस्टिक होता है। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है उल्टा, एक का काम है गुच्छा बनाने का तो दूसरे का काम है तोड़ने का। इसी दौरान एंटी थ्रोम्बिन 3 यहाँ पर रिलीज होता है। एंटी थ्रोम्बिन 3 हेपेरिन के साथ रिएक्ट करेगा और इनहिबिट करेगा फैक्टर 9, 10th, 11th और 12th को। एंटी थ्रोम्बिन 3 जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं फैक्टर्स में, एंटी थ्रोम्बिन 3 एक अल्फा ग्लोबुलिन है और इसका मेन काम होता है थ्रोम्बिन के साथ घुल करके थ्रोम्बिन को पकड़ लेता है और थ्रोम्बिन को पकड़ के उसके फंक्शन को ख़त्म कर देता है। ये हेपेरिन के साथ जो कि लिवर का सिक्रीशन है, एंटी थ्रोम्बिन 3 भी लिवर से ही सिक्रीट हुआ है, हेपेरिन भी लिवर से ही सिक्रीट हुआ है, ये दोनों मिलकर के फैक्टर को रोक देते हैं 9, 10th, 11th एंड 12th को। अगर हेपेरिन को एंटी थ्रोम्बिन 3 नहीं मिलेगा तो ये क्लॉटिंग नहीं कर पाएगा। नॉर्मल कोर्स में एंटीकोएगुलेंट है ये, तो ये अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा अगर इसको एंटी थ्रोम्बिन 3 नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या चेंजेस होते हैं। एवरी एंडोथीलियम हैज़ थ्रोम्बोमोड्यूलिन। हर एंडोथीलियम में ब्लड वेसल के अंदर की तरफ कुछ रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं, हर सेल के ऊपर उसके सरफेस के ऊपर रिसेप्टर उपस्थित होते हैं, उसे कहते हैं, यहाँ पर जो ब्लड वेसल के ऊपर रिसेप्टर उपस्थित है उसे थ्रोम्बोमोड्यूलिन कहते हैं। ये थ्रोम्बोमोड्यूलिन थ्रोम्बिन के साथ रिएक्ट करेगा, थक्के के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा थ्रोम्बोमोड्यूलिन प्लस थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स जो है प्रोटीन सी को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन सी एक्टिवेट होने के बाद में ये बनाएगा प्रोटीन एस के साथ में रिएक्शन करेगा कोफैक्टर प्रोटीन एस के साथ में, और ये इनएक्टिवेट कर देगा फैक्टर 5th और 8th को। तो बेसिकली यहाँ पर क्या चेंजेस हुए? यहाँ पर चेंजेस हुए सबसे पहले कि थ्रोम्बोमोड्यूलिन जो कि एक रिसेप्टर है ब्लड वेसल के सेल के ऊपर, उस थ्रोम्बोमोड्यूलिन में जाकर के थ्रोम्बिन चिपक के इसने कॉम्प्लेक्स बनाया। ये कॉम्प्लेक्स ने इनिशिएट किया फैक्टर सी, प्रोटीन सी बनाने के लिए। प्रोटीन सी को फैक्टर एस के साथ रिएक्ट करेगा और ये फैक्टर 5th और 8th के काम को रोक लेगा।
जब ये इनके काम को रोक लेगा तो यहाँ पर प्लाज्मिन इंक्रीज हो जाएगा। अब प्लाज्मिन जो है बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि मास्ट सेल के द्वारा सिक्रीट हो रहा है और ये जाइमोजन की फॉर्म में या फिर प्लाज्मिनोजन की फॉर्म में बनता है। जब ये प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है तो फिब्रिनोलाइसिन का काम करता है, फाइब्रिन को यानी कि क्लॉट को तोड़ने का काम करता है। नाउ दिस प्लाज्मिन इज एक्टिवेटेड बाय यूरोकाइनेस टाइप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, यूरोकाइनेस टाइप से भी एक्टिवेट होता है। अब प्लाज्मिनोजन रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन एंडोथेलियल सेल। अगेन यहाँ पर रिसेप्टर जो है ये रिसेप्टर मेम्ब्रेन के ऊपर उपस्थित हैं और ये पीआर जो है प्लाज्मिनोजन रिसेप्टर प्लाज्मिनोजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्लॉटिंग को डिस्करेज करता है, रोकता है क्लॉटिंग को। अब यहाँ पर देखेंगे आप नेचुरल इनहिबिटर ऑफ कोएगुलेशन। फाइब्रिनोलाइसिस होता है यहाँ पर, अभी तक वही जो चीज़ हम पढ़ते आ रहे थे कि प्लाज्मिनोजन रिलीज हो रहा है। प्लाज्मिनोजन टिश्यू एंजाइम से प्लाज्मिन बनाता है और ये फिब्रिन के ऊपर काम करता है। फिब्रिन वो जो धागे जैसा स्ट्रक्चर था जो क्लॉटिंग बनाने में हेल्प कर रहा था, इस पर अगेन प्लाज्मिन काम करता है और इससे सॉल्युबल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जिससे कि ब्लड का क्लॉट जो है वो घुल जाता है। फाइब्रिनोलाइसिस का मेन यूटिलिटी होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम में और पार्चुरेशन के टाइम में, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर और चाइल्ड बर्थ के टाइम पर ये एक्सेसिव ब्लड को या क्लॉट को जाने से, बॉडी में से लॉस होने से रोक लेता है। अब कुछ एंटीकोएगुलेंट्स जो हैं वो चीलेटिंग एजेंट्स हैं, जैसे जिन्हें हार्मोन्स वगैरह कहते हैं। डाइक्यूम्यूरल, वारफेरिन बाइंड्स विद कैल्शियम, कैल्शियम के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो क्लॉटिंग को रोक देते हैं। उसी तरीके से ऑक्सलेट हेल्प करते हैं बाइंड करने के लिए और बाइंड कर लेते हैं कैल्शियम से और ब्लड को क्लॉट होने से रोक लेते हैं। अब इसके बाद लास्ट बचता है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को। उस फैक्टर्स में पहला फैक्टर है विटामिन के, एंटी हेमरेजिक फैक्टर कहलाता है, एंटी हेमरेजिक विटामिन कहलाता है। इसको आप देख ही चुके हैं कि इसकी यूटिलिटी है ब्लड क्लॉटिंग में। कैल्शियम जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। फिर कोएगुलेशन इज प्रिवेंटेड बाय डिफिब्रिनेटर लाइक मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। उसी तरीके से हिरुडिन एरिया में सर्विकल ग्लैंड्स होते हैं, लीच में जो जोंक होता है वो कुछ एक केमिकल रिलीज करता है हिरुडिन जो कि ब्लड क्लॉट करने से रोकता है। इसी तरीके से हिपैरिन अगेन जो लिवर से सिक्रेट होता है और ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने में रोकने में सहायता करता है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा क्लॉटिंग और एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म हमने दोनों देखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।